बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे बुक के चैप्टर नंबर 1 से रिलेट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बेसिकली जो है वो हमारे लास्ट लेक्चर से रिलेट कर रहा है। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने ये देखा था कि हमारे पास जो एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 1 की, उसके अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज मौजूद थी, कौन कौन से क्वेश्चंस मौजूद थे और हमने कुछ के आंसर्स भी देखे थे। स्टूडेंट्स, आज उसी लेक्चर का पार्ट 2 हम करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो पहले क्वेश्चन थे उनके अलावा अब कौन कौन से क्वेश्चंस और मौजूद हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको लास्ट लेक्चर के बारे में ब्रीफ कर दूं। जो हमारा एक्सरसाइज का पार्ट 1 था उसके अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स को स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स 10 फिल इन द ब्लैंक्स नॉर्मली देखे थे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इससे ज़्यादा भी फिल इन द ब्लैंक्स जो अवेलेबल होंगे आपके नोट्स के अंदर अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अगर आपने आंसर लिखना है तो वो आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने एरिया आइडेंटिफाई करना है कि वो आंसर किस एरिया से रिलेट कर रहा है। उसके बाद फिर आप आंसर जो इजी हो जाएगा आपके लिए आइडेंटिफाई करना और आप इजीली उसको मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि आज हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर क्या चीज़ अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमने लेक्चर जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज से रिलेटेड था पार्ट 1, उसमें हमने जो MCQ से या करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना, जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होती हैं, वहाँ पे हमने स्टॉप किया था, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। आज स्टूडेंट्स इसमें आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से MCQs जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उसके हम आंसर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आगे स्टूडेंट्स, फिर आज का जो लेक्चर है वो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर 3 के ऊपर हमारे पास जो है, इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, कॉम प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। स्टूडेंट्स, अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो आपको मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है तो ऑप्शंस को आप कम करें। मीन 4 की बजाय ऑप्शंस को 3 करें, 3 से फिर ऑप्शंस को 2 करें और 2 में से जो भी बेस्ट ऑप्शन आपको लगती है उस ऑप्शन को आप आंसर में लिख दें। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि इंकजेट प्रिंटर, फ्रेंड्स इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में जब बात आएगी तो ये वो प्रिंटर्स हैं जो हम नॉर्मली घरों के अंदर यूज़ करते हैं। अब नॉर्मली जो घरों के अंदर यूज़ होते हैं प्रिंटर्स, वो आपके प्रिंटर्स कौन से हो सकते हैं जो इम्पैक्ट नहीं छोड़ते। क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो कौन से प्रिंटर्स होते हैं जो इम्पैक्ट छोड़ते हैं पेपर के ऊपर बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ हैमर। मीन्स स्ट्राइक करते हैं पेपर के ऊपर और हैमर के थ्रू जो स्ट्राइक करते हैं पेपर के ऊपर, इसका मतलब इम्पैक्ट अपना जो है वो पेपर के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो स्ट्राइक नहीं करते, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ते पेपर के ऊपर, वो स्प्रे करते हैं इंक को और उससे आपके जो पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स, आपके कैरेक्टर्स हैं या आपके पास जो इमेजेस हैं वो प्रिंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर अब इंकजेट और लेज़र जेट, लेज़र प्रिंटर तो ये हो ही नहीं सकता। कॉम प्रिंटर, हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की चैप्टर 1 के अंदर, तो कॉम प्रिंटर भी इसकी ऑप्शन नहीं हो सकती। अब आपके सिर्फ 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी मैंने दोनों की आपको डेफिनेशंस बता दी, तो अब याद रखिएगा कि हमारा इसमें जो आंसर है दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और आपकी जो लेज़र प्रिंटर है वो भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही लाई करता है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। स्टूडेंट, अब सॉफ्ट कॉपी की बात अगर आप करते हैं तो हमने जो बात की थी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, कि आपकी जो आउटपुट डिवाइसेस है वो जब आपको आउटपुट प्रोवाइड करती हैं तो 2 टाइप्स की आउटपुट जो प्रोवाइड कर सकती है, एक सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में और दूसरी हार्ड कॉपी की शक्ल में। सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में जो आपको होती है वो उसको आप टच नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है कि आपके पास जो स्क्रीन्स होती हैं, जो मॉनिटर्स होते हैं आपके पास, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप देखते हो वो इन्फॉर्मेशन आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। और हार्ड कॉपी इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आप प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट निकाल के और उसको यूज़ कर सकते हो, जिसको आप टच भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास ऑप्शंस है, अगेन ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस आपको रेलिवेंट नहीं लगती उनको आप माइनस करें, जो रेलिवेंट लगती है उनको प्लस करें और उनको देखें, उसमें से फिर फाइनल ऑप्शन जो है वो हम निकालते हैं। नंबर ए स्क्रीन आउटपुट, नंबर बी OCR, नंबर सी पेरिफेरल डिवाइसेस एंड डी नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्क्रीन आउटपुट, अभी मैंने बात की कि हम स्क्रीन के ऊपर जो है वो सॉफ्ट आउटपुट देखते हैं, तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये आंसर हो सकता है। अब दूसरे आंसर भी देख लेते हैं। OCR इट्स नॉट पॉसिबल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, ये आपकी टेक्निक है। पेरिफेरल डिवाइसेस आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नन ऑफ द अबव नहीं, क्योंकि हमारे पास जो ए आंसर मौजूद है वो आपका मोस्ट रेलिवेंट आंसर है सॉफ्ट कॉपी से। तो आपका जो आंसर है इस केस के अंदर
दैट इज स्क्रीन आउटपुट। सो उसके बाद नंबर 5 के ऊपर हमारे पास है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बाइट, बिट, वर्ड एंड कैरेक्टर। स्टूडेंट्स अब सबसे पहले तो यहाँ ये देखना है कि हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, हमने डेटा स्टोरेज के यूनिट की बात की थी जो लेक्चर लिया था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो स्मॉलेस्ट आपका जो यूनिट होता है मेमोरी का वो कौन सा होता है। स्टूडेंट्स बाइट जो है वो 8 बिट्स से मिलकर बनता है। इसका मतलब है कि बाइट आंसर नहीं हो सकता, बाइट कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, क्योंकि बाइट से स्मॉलेस्ट हमारे पास बिट मौजूद है। और स्टूडेंट्स वर्ड आपका जो वो बाइट से मिलकर बनता है, तो बाइट और वर्ड इस केस में आपके आंसर नहीं हो सकते। तो इस केस में स्टूडेंट आपका जो आंसर है दैट इज बिट। और कैरेक्टर स्टूडेंट आपके वो कैरेक्टर्स आपके ए बी सी कैरेक्टर्स हैं और उनको कंप्यूटर में स्टोर करवाने के लिए आपको बिट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका ये मतलब है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी का जो है वो आपका बिट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा। सो दिस इज आंसर। नंबर 6, द प्रिंटर विच कैन प्रिंट वन कंप्लीट लाइन एट अ टाइम। स्टूडेंट्स इसका आंसर बहुत इजी है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें, सबसे पहले प्रिंटर, इसका मतलब आंसर के अंदर जो प्रिंटर है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं वन कंप्लीट लाइन। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर इज वेरी सिंपल। अगर आप आंसर्स में देखें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। स्टूडेंट्स बात ऊपर क्वेश्चन में आप और दोबारा से करें, अगर द प्रिंटर विच कैन प्रिंट वन कंप्लीट लाइन, तो लाइन का वर्ड है और आपके आंसर्स में भी एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर लाइन मौजूद है लिखा हुआ, लाइन प्रिंटर। तो इसका मतलब आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर है लाइन प्रिंटर का। तो दिस इज आंसर। अब सर नेक्स्ट को देखते हैं हम। द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड इनटू मैकेनिकल सिग्नल, कंप्यूटर फाइल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सॉफ्टवेयर। सर माइक्रोफोन सबसे पहले देखेंगे वो है क्या चीज। माइक्रोफोन आपकी इनपुट डिवाइस है, उसके थ्रू आपकी जो साउंड है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती है। तो इनफैक्ट माइक्रोफोन क्या करता है, आपकी जो साउंड है उसको किस में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर फाइल में कन्वर्ट नहीं करता, सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट नहीं करता, मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करता। तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन रह जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की। तो बेसिकली माइक्रोफोन जो कन्वर्ट करता है आपकी साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। दिस इज द आंसर। उसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्ले कंप्यूटर गेम्स। स्टूडेंट्स आप लोग गेम्स खेलते होंगे कंप्यूटर्स पे, आप इनपुट डिवाइस एक यूज करते होंगे, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसका आंसर को फाइंड करने में। लाइट पेन, माउस, स्कैनर एंड जॉयस्टिक। स्टूडेंट इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो आंसर है दैट इज जॉयस्टिक, जिसके थ्रू आप गेम्स या वो गेम्स के अंदर इसको आप यूज करते हैं और आप गेम्स खेल सकते हैं इजीली। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ थे एमसीक्यूज। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास और कौन से एमसीक्यूज मौजूद हैं, उसके आंसर हम कैसे जो है फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी। सो नंबर 9 के ऊपर हमारे डैश इज नॉट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये बात ज़हन में रखिएगा, इज नॉट, कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती कौन सी डिवाइसेज है। स्टूडेंट्स बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज वो डिवाइसेज होती हैं जिसपे आपका डाटा जो है वो परमानेंट बेस के ऊपर स्टोर होता है। इवन आपका कंप्यूटर जब ऑफ भी हो तब भी उस पर डाटा जो है वो स्टोर रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शंस में अंदर 4 जो ऑप्शंस मौजूद है उसके अंदर वो डिवाइस जो परमानेंट बेस पे डाटा स्टोर नहीं करती उसको हम जो है वो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं कि कौन सी हमारी डिवाइस ऐसी है इनमें से जिसके ऊपर जो है आपको परमानेंट बेस के ऊपर डाटा स्टोर नहीं होता। ए के अंदर देखें अगर आप सीडी और डीवीडी, आपके कंप्यूटर्स ऑफ भी हैं तो आपकी डीवीडी या सीडी के ऊपर जो डाटा है वो मौजूद रहता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट इसकी हमने बात की थी, हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है और इसके ऊपर टेम्पररी बेस के ऊपर डाटा स्टोर होता है। जब तक कंप्यूटर ऑन है डाटा स्टोर रहेगा, जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो इसके ऊपर से डाटा तमाम जो है इरेज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आपके ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आंसर्स भी होते हैं, तो इसलिए आप बाकी ऑप्शंस को भी ज़रूर देखें कि बाकी ऑप्शंस में से कोई और आंसर तो नहीं है। एक तो आपका ये आंसर बी जो है वो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन सी और डी को भी आप चेक ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बी को क्लिक कर दिया और बाद में आपको पता लगा कि ऑप्शंस में तो 2 आंसर सही थे और आपने एक आंसर सही किया, तो फिर भी आपका जो रिजल्ट होगा उसमें इसको क्रॉस कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट नंबर सी के ऊपर हार्ड डिस्क। अगेन स्टूडेंट हार्ड डिस्क कंप्यूटर की जो होती है वो परमानेंट बेस पे डाटा को स्टोर करती है। इवन आपका कंप्यूटर ऑफ होता है उसमें डाटा फिर भी आपका स्टोर रहता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता इस केस में। फ्लॉपी डिस्क के ऊपर भी आपका डाटा परमानेंट बेस के ऊपर स्टोर होता है।
तो स्टूडेंट आपके पास सिर्फ जो ऑप्शन बचती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम की ऑप्शन बचती है। तो इसका ये मतलब है कि रैम इज नॉट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपका आंसर है। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसका स्टूडेंट नंबर 10, डैश इज नॉट हार्डवेयर कंपोनेंट। अब स्टूडेंट अगेन कि इन डिवाइसेस में से जो आप नीचे मेंशन है, इसमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। सो इसके लिए पहली चीज तो ये कि हार्डवेयर की डेफिनेशन आइडेंटिफाई करें आप। फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी कॉल्ड एज हार्डवेयर। ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हैं, वो आपके पार्ट्स, जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो हार्डवेयर कहलाएंगे। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, इसमें से वो कौन सी ऑप्शन है जिसमें जो कि हार्डवेयर नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि ऑप्शंस के अंदर स्टूडेंट नंबर ए पे इनपुट डिवाइस। स्टूडेंट इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने पढ़ा था, कीबोर्ड की बात की थी, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हो। उसके बाद हमने बात की थी पॉइंटिंग डिवाइसेस की, उसको भी आप टच कर सकते हो। फिर हमने सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की बात की थी, आप उनको भी टच कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये आंसर आपका नहीं हो सकता। सेकेंडरी स्टोरेज अभी हमने ऊपर देखा, सेकेंडरी स्टोरेज बेसिकली आपकी जो परमानेंट बेस पे डाटा को स्टोर करती है, और स्टूडेंट ये भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेज होती हैं, इसको भी आप टच कर सकते हो। प्रोसेसर, सीपीयू, ये भी आपकी हार्डवेयर डिवाइस है, इसको भी आप टच कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमने जो सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी थी, उसके अंदर हमारे पास एक टाइप थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, दिस इज नॉट अ हार्डवेयर। तो आपका ये ऑप्शन डी है, दिस इज एन आंसर। तो आप इसको हाईलाइट कर लें। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एमसीक्यूज हमने देखे, 10 एमसीक्यूज देखे। इसके अलावा भी स्टूडेंट आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज मौजूद हैं, आप उनकी प्रैक्टिस खुद से करके देखिएगा। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आपने अगर आंसर फाइंड करना है तो आंसर फाइंड करना कैसे है। स्टूडेंट्स इस को फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको बताया, तो आप इजीली आंसर जो फाइंड कर सकते हो। स्टूडेंट्स अब लास्ट के ऊपर नंबर 3 के ऊपर हम ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं कि आपको स्टेटमेंट दी जाती है और आपने ये बताना होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। So let's see, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द कीबोर्ड अरेंजमेंट प्रोवाइडेड एज स्टैंडर्ड ऑन मोस्ट कीबोर्ड इज द QWERTY अरेंजमेंट। स्टूडेंट्स कीबोर्ड का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने ये पढ़ा था, इसका मतलब है आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड QWERTY लिखा हुआ है, तो QWERTY आपका जो है वो ट्रू है, तो ये आपका ट्रू है, इसको आपने T लिखना होता है। स्टूडेंट उसके बाद नंबर 2 पे द पिक्चर एलिमेंट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ पिक्सल। स्टूडेंट हमने पिक्सल जहाँ पे डिटेल देखी थी पिक्सल्स की, वहाँ हमने देखा था कि पिक्सल्स को हम पिक्चर एलिमेंट का नाम भी देते हैं, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है वो पिक्सल से ही मिलके बनती है। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी ट्रू है, नंबर 2 पे ऊपर जाए। नंबर 3 CRT या कैथोड रे ट्यूब्स आपकी जो है आर यूज्ड ऑन पोर्टेबल कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स हमने ये बात की थी कि CRT हमारे पास मौजूद है और फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन मौजूद हैं। ये दो टाइप्स हमने स्क्रीन की देखी थी। CRTs को हमने देखा था कि ये आपकी बल्कि होती है, इनका साइज ज़्यादा होता है, इनका वेट ज़्यादा होता है। इसके अगेंस्ट आपके जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं जिसमें LCDs आपकी आती हैं वो थिन होती हैं और उनका साइज भी कम होता है और वो आपकी उनका वेट भी कम होता है। इसका मतलब है कि जिसका साइज कम हो, वेट कम हो, आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स में वो स्क्रीन यूज़ होगी बजाय इसके कि जिसका साइज और वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स है वो आपने एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने होते हैं, वो आपने किसी एक जगह पे रख के उन पे काम नहीं करना, आपने उनको कैरी करना होता है। तो कैरी करने के लिए आपको कम वेट की जो है वो स्क्रीन जो है वो चाहिए होती है। तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो CRT मॉनिटर्स हैं वो आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स, इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर यूज़ नहीं होते। तो इसका मतलब ये आपका फॉल्स है। इसमें जो आंसर आपका एग्जैक्ट ट्रू बनता है वो ये कि आपके जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन है वो इसका आंसर है। नंबर 4 के ऊपर ऑडियो आउटपुट डिवाइस कैन आउटपुट ओनली म्यूजिक। स्टूडेंट्स अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि म्यूजिक भी बेसिकली आपकी साउंड ही होती है, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक लिख के एक स्पेसिफिक कर दिया गया साउंड को कि सिर्फ म्यूजिक, आपकी नॉर्मल जो साउंड है उसकी बात यहाँ नहीं की गई। स्टूडेंट्स बेसिकली ये आपका ऑडियो आउटपुट जो डिवाइस है वो आउटपुट करती सिर्फ म्यूजिक को नहीं, वो किसी भी किस्म की जो साउंड होगी उसको आउटपुट डिवाइस के ऊपर शो कर देगी, आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो आपको सुनवा देगी। तो सिर्फ ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे ट्रिकी है कि म्यूजिक आपकी साउंड्स में से कोई एक टाइप है, लेकिन और कोई साउंड है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो साउंड जो है वो आप नहीं सुन सकते, आप सिर्फ म्यूजिक सुन सकते हैं। तो ये आपका फॉल्स होगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ म्यूजिक नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि एनी काइंड ऑफ साउंड, तो फिर आपका ये ट्रू होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर कौन सी टाइप्स आती हैं? लेजर प्रिंटर, इंकजेट और थर्मल।
और आपके डॉट मैट्रिक्स, आपके डेजी व्हील प्रिंटर, आपके लाइन प्रिंटर जो है वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आते हैं। और आपको पता है कि उनकी नॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है वो क्वाइट होते हैं, उनकी नॉइस कम होती है देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो ये आपका ट्रू है। नंबर 6, अ ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लाइक अ माउस। स्टूडेंट्स, अगर पॉइंटिंग डिवाइसेस का लेक्चर आपके माइंड में हो तो हमने जो माउस देखा था उसके बाद हमने ट्रैक बॉल देखा था। ट्रैक बॉल ऑल्सो लाइक अ माउस। सिर्फ ये होता है कि ट्रैक बॉल के साथ आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, जो बॉल होता है माउस के बॉल अंडर होता है, नीचे होता है माउस के बॉल। ट्रैक बॉल के आपके माउस जो ऊपर होता है और एक फ्लैट सरफेस के ऊपर जो है माउस को रखा जाता है और उसको फिर हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपका ट्रैक बॉल इज इनपुट डिवाइस, इट्स जस्ट लाइक अ माउस। इसको हम माउस की तरह की डिवाइस ही कहते हैं क्योंकि इसमें भी हम बॉल के थ्रू जो है अपने कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका ट्रू है। देन द डिस्क ड्राइव्स आर नोन एज आईओ डिवाइस। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये भी ट्रू है। फंक्शन कीज आर यूज द सेम वे विद एवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। फंक्शन कीज आपके कीबोर्ड के अंदर हमने देखा था और हमने ये बात की थी कि फंक्शन कीज के डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे ये लिखा होगा फंक्शन कीज आर यूज द सेम वे विद एवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। दिस इज फॉल्स। नंबर 9, EGA स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड ग्राफिक अडॉप्टर। स्टूडेंट्स, हमने जो ग्राफिक अडॉप्टर या ग्राफिक एरे के बारे में देखा था उसमें हमने XGA लिखा था, एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। तो आपका EGA स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड ग्राफिक अडॉप्टर, दिस इज फॉल्स। नंबर 10 पे लास्ट पे, द टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर आर ड्रम एंड फ्लैट बेड। स्टूडेंट्स, ये तो आपको टाइप्स प्लॉटर की याद हो जो हमने लेक्चर देखा था, उसके अंदर देखा था कि हमारे पास दो ही टाइप्स के प्लॉटर्स होते हैं, एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है और एक आपके पास ड्रम प्लॉटर होता है। तो इसका मतलब है ये हमारा ट्रू है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था, ये इनफैक्ट जो लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर रहा था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था कि हम जो एक्सरसाइज हमारे बुक की उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं, और उसके बाद हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे हमारे जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती हैं उसके बारे में हम बात की थी और ये देखा कि क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। स्टूडेंट्स, बेसिकली क्वेश्चन का आंसर तो आपको कहीं से भी मिल सकता था, सिर्फ आपको बताना ये था कि आप क्वेश्चन को हल करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखें। आप क्वेश्चन को हल करने के लिए उसका एरिया पहले डिफाइन कर लें कि किस एरिया से वो क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ही स्टूडेंट आपको आंसर भी मिल जाए। जिस तरह अभी एक क्वेश्चन के अंदर लाइन प्रिंटर की बात हुई थी और आपके क्वेश्चन के अंदर ही लाइन का वर्ड यूज़ हो रहा था और उसके ऑप्शंस के अंदर भी लाइन प्रिंटर जो है वो वर्ड यूज़ हुआ था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह समझा करें, तब आप इजीली जो है वो आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली जो हमारा चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया आज विद एक्सरसाइजेस। तो होपफुली आपको तमाम लेक्चर्स अच्छी तरह समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।